अब हम लोग 12th क्लास का एक किताब है फाइन आर्ट इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2 है ना। और इसका पहला जो चैप्टर है वो है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा है ना। तो पांडुलिपि यानी हस्तलिखित जो किताब है उन किताबों पर चित्र बनाए जाने की परंपरा। पहले बताया गया है कि जो चित्र बनाए जाते थे शुरुआत में, तो इंडिपेंडेंट पेंटिंग एक अलग बात है, लेकिन पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा एक अलग चीज है। इसमें जो किताब लिखा जाता है तो जिस पेज में आप जो घटना लिखते हैं उस घटना को रिटेन में लिखते हैं और उस घटना का चित्र बना के उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि जो पेज में लिखा गया, यानी मान लीजिए राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण मेघनाथ के बीच युद्ध हो रहा है, तो ये पेज में घटना लिखा गया, तो साइड में जिसको चौथाई आप बोलते हैं फोलियो, उसमें उसका चित्र बनाया गया कि किस तरह से मेघनाथ और लक्ष्मण तीर चला रहे एक दूसरे को। तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ के समझा, जो देखने वाला है वो देख कर समझा। तो किताबों में लिखी गई घटनाओं को चित्र बनाकर प्रस्तुत करना, और जनरली किताब के साथ ही वो घटना उसी के चौथाई में बनेगा। कभी कभी एक तरफ लिखा गया और पढ़ने के दूसरी तरफ चित्र बनाया गया, है ना। कहीं कहीं इंडिपेंडेंट चित्र भी बने, लेकिन पांडुलिपि चित्रकला का मतलब होता है जो पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित किताब है उस पर चित्र बनाने की परंपरा। अब हम आप देखेंगे कि इस किताब में क्या क्या लिखा है। तो जो भी टर्म है, जो भी बातें हैं, ये मेंस में भी काम करेगा और प्रीलिम्स में भी काम करेगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी यहाँ तक कि 14, 15, 16 सवाल आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड आ रहा है। पॉलिटिकल सवाल इधर घट रहा है और आर्ट कल्चर का बढ़ रहा है। तो इसमें जितने टेक्निकल वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स को इसमें पढ़िए, फिर अपने कॉपी में लिखिए, फिर इंटरनेट से, नेट से भी समझने का प्रयास कीजिए, और यहाँ चित्रों को देखकर भी समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पहला नंबर क्या है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है उसका तीसरा खंड चित्र सूत्र है ना। चित्र सूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला का यानी पेंटिंग का स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये चीज हमेशा के लिए याद रखना है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। उस किताब में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है चित्र सूत्र। तो चित्रकला के इतिहास के लिए उसे सोर्स बुक के रूप में माना गया है। इस अध्याय में आकृति बनाने की कला से संबंधित बहुत सारी बातें कही गई हैं, है ना, which should be considered as source book of Indian art in general and painting especially. It talks about the art of image making called प्रतिमा लक्षण, है ना। इस किताब में आकृति बनाने की कला है। आकृति जैसे आपकी प्रतिमा है, आप हैं और आपका कोई चित्र बनाए तो उसको प्रतिमा लक्षण बोलते हैं, आकृति का चित्र बनाना। तो प्रतिमा लक्षण एक पहला बात हुआ, इसको याद रखना है कि प्रतिमा लक्षण का मतलब क्या हुआ, जो कि चित्रकला के धर्म सूत्र है। इसी खंड में, है ना, द खंड ऑल्सो डील्स विद द टेक्निक्स, टूल्स, मटेरियल्स, सरफेस, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव एंड 3 डायमेंशनलिटी ऑफ ह्यूमन फिगर। यानी इसमें इस खंड में तकनीक यानी कैसे बनाया जाएगा, उपकरण
किन चीजों से बनाया जाएगा? सामग्री, सतह यानी दीवार यानी भित्ति। बहुत जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। धारणा, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृतियों के त्रिआयामी आयामों की संरचना का उल्लेख किया गया है ना। तो इसी किताब में, इसी खंड में किस तकनीक से बनेगा, कौन कौन से उपकरण यानी टूल्स बनाने के प्रयोग में आएंगे, जैसे आज मान लो ब्रश है या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और रंगने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होगा, कहां पर बनेगा यानी सतह पर जो बनेगा उसका धारणा क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, और उसके त्रिआयामी फिगर कैसे उभर कर सामने आएंगे, इस बात का उसमें जिक्र किया गया है। डिफरेंट लिम्स ऑफ पेंटिंग सच एज रूप भेद और लुक्स, अपीयरेंस, प्रमाण और मेजरमेंट, प्रोपोर्शन, स्ट्रक्चर, भाव और एक्सप्रेशन, लावण्य योजना और एस्थेटिक कंपोजिशन, सदृश्य और रिजेम्बलेंस एंड वर्णिका भंग और यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड एट लेंथ with the examples. Each of these have many subsections. These canons were read and understood by artists and followed through centuries, thus becoming the basis of all styles and schools of painting. देखिए, जब भी कोई चित्र बनाया जाता है तो चित्र बनने का मतलब है, चित्र बनने का मतलब किसी को समझ में आना चाहिए, चित्र के भाव भंगिमा को समझ में आना चाहिए, उसका जो बनाने का तौर तरीका है वो समझने में आना चाहिए। इसलिए इसमें चित्रण के सभी अंग, लिम्स का मतलब जैसे शरीर के अंग होते हैं, तो चित्रण कला के भी डिफरेंट अंग होते हैं। उन अंगों में रूप भेद या दृश्य, उसका आकार क्या होगा, प्रमाण यानी परिमाप मतलब साइज क्या होगा, प्रोपोर्शन अनुपात क्या होगा, संरचना क्या होगा, उस पर भाव या अभिव्यंजना। जब भाव की बात आती है तो जैसे डांस में भी भाव रस की बात आती है, तो आपके चेहरे पर खुशी है कि दुख है, क्रोध है या शांति है। जैसे भगवान बुद्ध का कोई चेहरा देखेगा तो उनके चेहरे पर शांति नजर आती है। कोई खुश है, अगर भगवान बुद्ध पैदा हुए तो माता के मुंह पर सुख दिखाई देगा। अगर भगवान बुद्ध बिछड़ रहे सब लोगों से, तो जिनसे बिछड़ेंगे उन पर दुख दिखाई देगा। तो चित्र में ऐसे चेहरे पर दुख, सुख और ये सब चीज आना स्वाभाविक होता है, लेकिन उन भावनाओं को चित्रों में उकेर देना, ला देना, जीवंत बना देना। क्यों लियोनार्डो दा विंसी को इतना बड़ा आर्टिस्ट कहा गया? तो चित्र जो बनाए, या और भी बहुत सारे चित्रों को देखकर लोग कहते हैं जैसा कि सजीव या आदमी खड़ा हो, जैसे बोल पड़ेगा, हंस पड़ेगा। तो यह कलाकार के इन्हीं सारी योजनाओं को जब वो इम्प्लीमेंट करता है और उसमें जितना ज्यादा एक्सपर्टाइज आता है, वह अपने चित्रों को उतना जीवंत बनाता है। इसलिए इन सारे चीजों को ये हिस्सा है चित्रकला के। जो व्यक्ति इन सभी हिस्सों को जितने अच्छे तरीके से पहला नंबर समझेगा और फिर उसे अपने चित्रों में उतारेगा, वो उतना ही बड़ा चित्रकार कहलाता है ना। तो इसी तरह से इसमें प्रत्येक के कई उपभाग का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कई शताब्दियों से इन धर्म सूत्रों को कलाकारों द्वारा पढ़ा, समझा और अनुसरण किया जाता रहा। इस प्रकार यह चित्रकला की सभी भारतीय शैलियों और चित्रशालाओं का आधार बना। ये जो किताब है ना, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और इसका जो चित्रकला का जो त्रिचित्र सूत्र चैप्टर है, यह सभी तरह के, सभी समय के चित्रकारों के लिए
आधार बना, इसे लोगों ने पढ़ा, समझा और उसे जमीन पर उतारने का हर लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किया। इसीलिए इस किताब को चित्रकला के इतिहास का सोर्स बुक कहा गया। उस जमाने में क्या इसमें आएगा ही, चित्र बनाना कोई व्यक्तिगत केवल काम नहीं होता था। आज के जमाने में लोग व्यक्तिगत चित्र बनाते हैं। पिकासो से लेकर, पिकासो सर्वकालिक महानतम चित्रकार हुए या और भी हमारे देश में हुए, तो लोग व्यक्तिगत रूप से चित्र बनाते हैं और चित्र का दाम भी बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन उस जमाने में ऐसी बातें नहीं थी। उस जमाने में बहुत सारे जो राजा सक्षम होते थे या कोई धनी आदमी है, इस तरह के लोग जो फिनेंशियली बहुत मजबूत होते थे, वो ऐसे चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करते थे। जो कला में रमा हुआ आदमी होता है उसे फिनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है। आज जो लेफ्ट आर्ट है या इस तरह की कला है जिसमें मजदूर, मेहनत, ये सब दिखाया जाता है, तो ये एक नया पक्ष है जो रियलिस्टिक आर्ट कहलाता है। लेकिन हिस्टोरिकली चाहे जो भी कला का विकास हुआ, कलाकारों को हमेशा राजा या कोई भी तरह का संरक्षक चाहिए होता था, क्योंकि हम कला में भी मन लगाएंगे और भोजन के विकल्पों का भी तलाश करेंगे तो दोनों में सामंजस्य बैठाना उस जमाने में संभव नहीं था। हम बार बार जैसे कहते हैं कि जिसे कला अपने बेस्ट स्वरूप में तभी आती है जब वो, ये भी बात है कि जब वो किसी के दबाव में नहीं होती है। जब कलाकार अपने नैसर्गिक गुणों को अभिव्यक्त करता है बिना किसी दबाव के, तो ही इज इन द बेस्ट फॉर्म। इसलिए बार बार हम जब एक उदाहरण देते हैं कि जब अकबर के दरबार में तानसेन थे, तो तानसेन से एक बार अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम संगीत तो बहुत अच्छा गाते हो, बजाते हो, लेकिन तुम अपने गुरु के जैसा नहीं गाते बजाते हो। तो तानसेन ने कहा कि हुजूर आप सही बात कर रहे हैं, आप गलत कैसे बोल सकते हैं। लेकिन हुजूर मेरा भी एक बात कहना है, सबमिशन है आपके यहाँ। अकबर बोले कि बोलो बोलो। तो हुजूर बात क्या है कि हम जब आप चाहते हैं तो हम गाते हैं, जब आपको मन कर गया, आप बोले कि तानसेन जरा एक गीत सुनाओ, तो हमको तो गाना पड़ता है। हमारा मन हो या हमारा मन नहीं हो, क्योंकि हम बादशाह का खाते हैं और बादशाह के संरक्षण में हैं और आपके विल पर हम हैं, तो हम तब गाते हैं जब आप चाहते हैं, और मेरे गुरु तब गाते हैं जब वो चाहते हैं। तो गुरु अपने मूड और मिजाज के हिसाब से गाते हैं तो नैसर्गिक संगीत आएगा। हम आपके मूड और मिजाज के अनुसार गाते हैं तो वह स्वाभाविकता नहीं आएगी। तो कला के लिए एक बहुत बड़ा सत्य है, जब संरक्षित कला होगी तो इट वुड नॉट बी कमिंग इन इट्स बेस्ट फॉर्म। स्वतः जो आता है वही बेस्ट होता है।